नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज है डिक्टेशन संख्या 19, 20, 21 और 22। स्पीड रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट की गति से। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और न ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करें। उसी आधार पर उनकी सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात
करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमरीकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनैतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों के संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जिहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक
इस निर्णय का सवाल है। यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। स्टॉप।